सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे अमेजन वनों में लगी आग की घटना। अमेजन वन जो पृथ्वी का फेफड़ा कहे जाते हैं, जिनके द्वारा पूरी पृथ्वी के 20% ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है, जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जहां पर हजारों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, आज वह वन क्षेत्र आग की चपेट में है और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। तो समझेंगे आखिर अमेजन वनों में हर साल आग क्यों लगती है और इस साल जो लगी आग है यह कितनी चिंताजनक घटना है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे सीएसीपी की एक रिपोर्ट और देखेंगे आखिर सीएसीपी की कौन सी रिपोर्ट आई है जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेजन वनों पर। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जो मैप है यह है अमेजन वन। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर जाना चाहेंगे और यह जो वन क्षेत्र है यह प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। मैंने आपको सिर्फ एक इमेज दिखाया है, एक और इमेज दिखाता हूं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वन क्षेत्र कितना खूबसूरत होगा। अब थोड़ा सा इस इमेज को देखिए, आप देख पा रहे होंगे तो इतने घने वन हैं कि अगर आप ऊपर से नीचे का सतह देखने का प्रयास करेंगे आपको दिखाई नहीं देगा। वनों की सघनता इतनी ज्यादा है कि दिन के समय भी यहां पर अंधेरा छाया रहता है और आज ये जो सघन वन क्षेत्र हैं जल रहे हैं और जब जल रहे हैं तो जितनी सघनता है ये सघनता समाप्त हो रही। सिर्फ वन क्षेत्र नहीं जल रहे हैं बल्कि यहां पर जो रहने वाले जीव हैं वो भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसी के माध्यम से लोग कह रहे हैं कि न सिर्फ यहां पर पेड़ पौधे और जीव जल रहे हैं बल्कि मानवता भी जल रही है। प्रश्न आएगा मानवता की बात कहां से आई? उसका उत्तर यह है कि इनमें जो आग लगने की घटना है यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वह मानवीय हस्तक्षेप, जिसका आगे मैं चलकर जिक्र करूंगा। आइए थोड़ा सा इसको हम मैप के माध्यम से समझते हैं और फिर एक एक करके इसके मिनट्स पर हम बात करते हैं। अब देखिए आपका स्क्रीन और इस स्क्रीन पर देखिए आपको अमेजन रेन फॉरेस्ट अर्थात अमेजन वर्षा वन दिखाया गया है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक नदी भी दिखाई गई है जिसका नाम है अमेजन नदी। तो जो अमेजन नदी है यह यहाँ की मुख्य नदी है, लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें से कुछ जो है कि लकीरें और निकलती दिखाई दे रही। ये लकीरें क्या है? नदियां हैं, सहायक नदियां। अमेजन नदी खुद का जो जल है और अपनी सहायक नदियों का जल जिस क्षेत्र से लेकर प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं अमेजन बेसिन और इसी अमेजन बेसिन में घने जंगलों का विकास हुआ है जिनको हम अमेजन रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षा वन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर लगभग साल भर वर्षा होती है और उसके वजह से यहां पर वनों का विकास जो है कि ज्यादा हुआ है, क्योंकि वनों के विकास के लिए यहां पे अनुकूल दशाएं क्या है कि यह जो क्षेत्र है जो आप देख पा रहे हैं यहां पर वर्ष भर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ का जो ओशन वाला क्षेत्र है और साथ ही जो नदी वाला क्षेत्र है यहाँ से क्या होता है, वेपरेशन अर्थात वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होती है। वाष्पीकरण की जब क्रिया ज्यादा होती है तो इससे बादल बनते हैं अर्थात क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और जब क्लाउड का फॉर्मेशन होगा बादल बनेंगे और इसमें क्या होगी, ह्यूमिडिटी अर्थात आर्द्रता जब ज्यादा होगी तो यही आर्द्रता तो संघनित होकर क्या होती है, जल के बूंदों के रूप में विकसित होती है और यही जल के बूंद जब ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं वर्षा। चूंकि इस पूरे क्षेत्र में वर्षा बहुत ज्यादा होती है और इस क्लाइमेटिक कंडीशन में विकसित होने वाले वनों को ही हम वर्षा वन के नाम से जानते हैं और यह जो वन क्षेत्र हैं इनका विस्तार एक दो देशों में नहीं है। आप
आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राजील है, और उसके बाद देखें तो बोलीविया है, पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना, इन सभी देशों में इन अमेजन वनों का विस्तार है। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं मैप के माध्यम से और फिर से देखते हैं। ये देखिए पूरा अमेजन रेन फॉरेस्ट का एरिया इस मैप के माध्यम से मैंने दिखाया है ताकि आप चीज़ों को विजुलाइज कर सकें। आपकी एक इच्छा थी कि मैं बहुत दिनों से आपके सामने नहीं आ पा रहा हूं, तो उसके पीछे के कुछ कारण थे और वह कारण वही थे कोविड-19, और उसके वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब हम लोग जैसे पहले डिस्कशन किया करते थे, जैसा कि मैं आज कर रहा हूं, इसी तरह से हम लोग डिस्कशन किया करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा टॉपिक के मिनट्स पर आने से पहले ये देखिए आपको अमेजन जो नदी बेसिन है इसको दिखाया गया। आप देख पा रहे होंगे कि यह जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर कितनी ज़्यादा नदियाँ हैं। नदियाँ इस वजह से ज़्यादा हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या है, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर कई पठार हैं, और इन जो है कि पर्वतों और पठारों से नदियों का जो है उद्गम होता है, और इन नदियाँ क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। और जब ये प्रवाहित होती हैं तो क्या करती हैं, दलदली क्षेत्र का विकास करती हैं। एक मूवी आपने जरूर देखी होगी एनाकोंडा, और वह जो एनाकोंडा मूवी का जो सीन है वो यहीं पर दर्शाया गया है, और उसकी जो कथानक है, उसकी जो कहानियां हैं वो यहीं से ली गई हैं। आई होप आप मैप से परिचित हो चुके होंगे। अब थोड़ा सा इस समय का इमेज देखिए। मैंने पहले दिखाया एक एक पूरा जो है कि ग्रीन एरिया। अब देखिए यह वन अब इस रूप में है, इस तरह से ये जल रहे हैं। आप कहेंगे कि यह आखिर इन वनों में आग लगी कैसे है, और इसका यह जो तस्वीर है ये देखिए कितनी भयानक है। तो आइए अब थोड़ा सा इसके मिनट्स पर हम बात करते हैं और सभी चीजों को काफी डिटेल में हम समझने का प्रयास करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी अपनी तथा अपनी सहायक नदियों के जल को लेकर जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती है उसको हम अमेजन बेसिन कहते हैं। इसी अमेजन बेसिन में जिन वनों का विकास हुआ है उनको हम अमेजन वर्षा वन के नाम से जानते हैं। अमेजन वर्षा वन एमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाने जाने वाले नमी युक्त अर्थात नमी युक्त चौड़ी पत्ती वाले घने वन है। नमी युक्त मतलब आर्द्रता जिन वनों में होती है, जिन पत्तियों में होती है, जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, इन वनों का यहाँ पर क्या हुआ है, विकास हुआ है, और यह दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में फैले हुए हैं। इन वनों का संबंध अमेजन बेसिन से है जहां पर औसतन जो तापमान है वह 20 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, और यहां पर जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वह होती है 230 से लेकर जो है कि 240 सेंटीमीटर तक। यहां पे कुछ क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वह 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहां पर हमने ये समझ लिया टेम्परेचर ज्यादा है और यहां पर वर्षा ज्यादा है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा और वर्षा ज्यादा होगी वहां पर घने वनों का विकास होगा। चाहे आप भारत के संदर्भ में देख लीजिए या किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, ये चीजें आपको वहां, हाँ ये जरूर है कि वहां पर जो मानवीय हस्तक्षेप है इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से तो प्राकृतिक रूप से वनों का विकास हो रहा है और दूसरी तरफ हम काटते चलें, ऐसा नहीं। अगर हम उसमें प्रकृति में अगर हस्तक्षेप ना करें तो जहां टेम्परेचर और जो है कि वर्षा ज्यादा होगा वहां पर वनों के विकास होने के लिए जो आइडियल कंडीशन है वो क्रिएट होती। जैसे आपने देखा होगा जब आपके यहां मानसून का समय होता है तो उस समय क्या होता है, आप कहीं भी आम खाते हैं, उसकी गुठली फेंक देते हैं, आम का पौधा तैयार हो जाता है। ठीक यही कंडीशन यहां पर वर्ष भर बनी रहती है। अमेजन वन का विस्तार पृथ्वी के 4% भाग पर, अर्थात जो टोटल हमारा एरिया है उसके 4% भाग पर इसका विस्तार है, और दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में यह विस्तृत पाए जाते हैं। इसका जो सर्वाधिक विस्तार है लगभग 60%, वह एक देश ब्राजील में है। उसके अलावा यह जो वन क्षेत्र हैं, यह जो ब्राजील में लगभग 2/3 जो है अमेजन वन पाए जाते हैं। इसीलिए जब भी अमेजन वनों में आग लगती है तो हमेशा क्या होता है, जिक्र आता है ब्राजील का, और ब्राजील जो है कि इस समय जो वहां पर सत्ता में जो पार्टी है वह जो है कि पर्यावरण के नियमों को लेकर बहुत संवेदनशील नहीं मानी जाती। इसी के कारण चाहे लास्ट ईयर की फॉरेस्ट की में आग लगने की घटना हो या वर्तमान समय की घटना हो, वहां की सरकार को कोसा जा रहा है। खैर ब्राजील में जैसा कि मैंने बताया लगभग 60
33% एरिया इसका है। उसके अलावा पेरू में 13%, कोलंबिया में जो है कि 10% और बाकी इक्वाडोर, गयाना, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में इसका विस्तार है। इसका जो टोटल एरिया है वो लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। और यह जो वन है यह क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड का न सिर्फ अवशोषण करते हैं बल्कि दुनिया का 20% ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। और इसी के कारण इनको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो आपसे अगर स्टेटमेंट में देकर पूछा जाए कि इनको पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा जाता है, लंग्स के रूप में क्यों जाना जाता है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी का लगभग 20% ऑक्सीजन देते हैं। यह कारण नहीं होगा कि इनका विस्तार ज्यादा है, घने ज्यादा नहीं, चूंकि इनका जो फेफड़े का जो संबंध है ऑक्सीजन की वजह से, तो इससे इसका संबंध जोड़ा जाता है। क्योंकि यह जो क्षेत्र मैंने आपको दिखाया यह क्या है, विषुवत रेखा के समीप है। तो विषुवत रेखा के समीपवर्ती स्थलों में क्या होता है, वर्षा ज्यादा होती है, तापमान ज्यादा होता है। और इन क्षेत्रों में क्या होता है कि जो वन विकसित होते हैं उनको वर्षा वन के नाम से जानते हैं। इसीलिए अमेजन के साथ आपको वर्षा वन शब्द जुड़ा हुआ दिखाई देगा। और जब क्या होते हैं, वन घने होते हैं तो वहां पर जैव विविधता का विकास क्या होता है, ज्यादा होता है। जैव विविधता का मतलब यह है कि अगर हम 1 किलोमीटर का एरिया, कोई भी एरिया ले लें, उसमें यह देखें कि कितने प्रकार के और कितने जीव हैं, दोनों में अंतर समझिए। हमने कहा कि यह हम एक एरिया लेते हैं, इसमें अब हम ये देखें कि आखिर 100, 200, 500 कितने जो है कि जीव हैं। वो जीव के चाहे वो पौधे के हों या फिर जंतुओं के हों, कितने जीव हैं। फिर ये देखें कि उनमें डाइवर्सिटी कितनी है। ऐसा तो नहीं 200 अगर पौधे हैं तो एक ही किस्म के हैं, तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उसको हम कहेंगे क्या है, वो उतना ही ज़्यादा जैव विविधता संपन्न एरिया। अर्थात जैव विविधता से तात्पर्य जहां पर जीवों में विविधता दिखाई दे, उनकी संख्या के साथ साथ आपसी जो डाइवर्सिटी है जितनी ज्यादा होगी उसको हम उतना ही रिच डाइवर्सिटी वाला एरिया कहेंगे। तो यहां पर दुनिया की 1/3 जैव विविधता पाई जाती है। समझिए कि अगर आपको टोटल जो है कि 100% जैव विविधता है तो उसका लगभग 33% का जो जैव विविधता है आपको सिर्फ एक ही क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। इसलिए यदि आपको सांप देखने हो, अगर आपको पक्षी देखने हो, किसी प्रकार के जानवर देखने हो, तो अगर आपके पास प्लान है कि हमें एक ही जगह सब कुछ देख लेना है तो आप यहां पर जा सकते हैं। यहां जो पूरा क्षेत्रफल है, यहां पर जो अमेजन वनों का विस्तार है, यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा 25 लाख कीट की प्रजातियां हैं, पौधों की 40,000 प्रजातियां आपको दिखेंगी, पक्षियों की 2,000 से अधिक प्रजातियां यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, मछलियों की भी 2200 से अधिक प्रजातियां यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से यह जो पूरा क्षेत्र है ये ऑक्सीजन की उपलब्धता, जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ वर्तमान समय में हम एक चुनौती का सामना कर रहे हैं जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। इसको रोकने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे ये इंपॉर्टेंट लगेगा, इसको इस रूप में समझिए कि हमारे पास जितना अधिक प्लांट्स होंगे, अर्थात पौधे जितना ज्यादा होंगे, तो ये पौधे क्या करते हैं, CO2 को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, O2 अर्थात ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, हमारे पास प्लांट्स ज्यादा होंगे तो CO2 का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो वायुमंडल में कम होगा। और वायुमंडल में जब CO2 का रेशियो कम होगा तो जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उसमें थोड़ा गिरावट आएगी। दूसरा जो जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या है कि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि जलवायु को एक तरह से बनाए रखने में जो है कि काफी कारगर होते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कहीं लिखा मिले कि यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं इनके समाधान के लिए एक अच्छा विकल्प है, तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। और ये पूरा जो क्षेत्र है क्या करता है, पृथ्वी और वायुमंडल के तापमान को नियंत्रित करता है। यह अब जो है कि खुद का वातावरण और खुद का वायुमंडल क्रिएट करता है। खुद का वायुमंडल का मतलब है कि यह इतने बड़े क्षेत्र में है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो यह जब इतने बड़े क्षेत्र में है तो इसका ऊपर का जो वायुमंडल है आपको पूरी पृथ्वी के वायुमंडल से कुछ अलग दिखाई देगा। इसलिए अलग दिखाई देगा क्योंकि यहां पर जो वायुमंडल में जो प्रदूषक तत्व होते हैं, जो गैसों में मिले होते हैं, वह यहां पर नहीं मिलेंगे। यहां
वहां का जो वायुमंडल होगा वह स्वच्छ होगा, साफ होगा, और वहां पर क्या होगी, नमी होगी। नमी इस वजह से होगी क्योंकि पत्तियों के माध्यम से, यहाँ की नदियों के माध्यम से जो वाष्पीकरण हो रहा होगा वह वाष्पीकरण वायुमंडल में रहेगा। और आपने सुना भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि इन क्षेत्रों में इसी के कारण हर दिन क्या होती है, लगभग वर्षा होती है। और इसी वजह से हो पाती है क्योंकि यह जो वन क्षेत्र हैं ये स्वयं का बादल जो है कि क्लाउड अर्थात बादल बनाने में सक्षम होते हैं और खुद ही क्या करते हैं, वर्षा करवाने में सक्षम होते हैं। आपने एक चीज और पढ़ा होगा कि कहीं पर अगर क्या हो रहा हो, मरुस्थलीकरण की क्रिया हो रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वहां पे अगर हम वृक्षारोपण कर देंगे तो वहां पे वर्षा का होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और यहां पर भी ये क्या करते हैं, वन क्षेत्र ऐसा ही करते हैं। यहां पे वनों की जो सघनता अधिक होने के कारण, जैसा कि मैंने बताया, सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, और जमीन तक नहीं पहुंच पाती तो दिन के समय भी क्या रहता है, अंधेरा रहता है। और आपने इन संदर्भ में एक चीज और समझा होगा कि वह यह है कि जब यहां पर अंधेरा रहता है तो जो नए पौधे हैं वह प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करेंगे, वह जो है कि एक उनमें होड़ लगी रहती है, क्योंकि उन्हें प्रकाश प्राप्त करना है, प्रकाश संश्लेषण करके अपने आप को क्या करना है, विकसित करना है, आगे बढ़ाना। तो इसी के कारण आपने पढ़ा होगा कि यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उसमें कई बितान पाए जाते हैं, लेयर पाए जाते हैं, अर्थात सबसे ऊंचे वन जो कि लगभग 45 से 60 मीटर तक ऊंचे होते हैं, फिर उससे छोटे लगभग 40 से 45 मीटर, फिर उससे छोटे, और इस तरह से झाड़ियों के रूप में छोटे छोटे आपको वन क्षेत्र भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ के जो जंगल हैं वह दुनिया भर की जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध हैं, और इन्हीं जंगलों पर जो है कि हमारा जो दवा इंडस्ट्री है, मेडिसिन की इंडस्ट्री है, वह काफी ज्यादा निर्भर है। इन जंगली क्षेत्रों में, अमेजन वनों में लगभग 300 जनजातियां अभी भी निवास करती हैं। अगर यहाँ पर कोई आग लगने की घटना होती है तो ये जनजातियां बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो कुछ जीव पाए जाते हैं वो दुनिया में बिल्कुल अलग हैं। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो इस जंगल का बना रहना काफी महत्वपूर्ण है। कैसे, जैसे यहाँ पे एक जो जंगली मेढक पाया जाता है, तो ये जो जंगली मेढक पाया जाता है इसकी विशिष्टता यह होती है कि जब ये अपने शिकार के लिए निकलता है तो इसको जिस जीव का शिकार करना है, मान लेते हैं कि ये मेढक है, कोई कीट पतंगा इसको दिखाई दिया, तो ये क्या करता है, अपने आप को पत्तियों के कलर में कन्वर्ट कर लेता है, या वह कुछ ऐसे कलर में कन्वर्ट कर लेता है जिस सरफेस पे चल रहा है उसी से वो मैच हो जाए, जिससे अलग से उसकी आइडेंटिटी दिखाई ना दे, और इस तरह से ये शिकार करता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक बुलेट चींटियां पाई जाती हैं। बुलेट चींटी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा जो डंक लगता है, अर्थात अगर ये चींटियां काट लें तो यह माना जाता है इनसे होने वाला जो दर्द है वह इतना ज्यादा होता है जैसे लगता है कि आपको किसी ने गोली मार दी, इस प्रकार का दर्द होता है, क्योंकि इनका जो डंक होता है उसमें से जो केमिकल निकलता है वो पॉइजन टाइप का होता है, और उससे क्या होती है, काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक इसी तरह से यहां पर जो मकड़ी होती है जिसका नाम है टारंटुला मकड़ी, वो उसके जो रेशे होते हैं, अगर मान लीजिए कहीं मकड़ी ने ऐसे रेशा लगा रखा है और आप ऐसे दौड़ते हुए चले जाएं तो आपको पता चलेगा आपके चेहरे पर क्या हुआ है, ऐसा लगेगा जिसने किसी ने ब्लेड मार दिया है या फिर किसी ने शीशे से आपका चेहरा काट दिया। क्यों? क्योंकि इस मकड़ी के द्वारा जो रेशे क्रिएट किए जाते हैं वह बिल्कुल शीशे की तरह धारदार होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो पूरा क्षेत्र है, इसकी जैव विविधता, इसकी जो प्रकृति है, यह कितना अनोखा है। इस समय ये जो वन क्षेत्र है इस वजह से चर्चा में है क्योंकि हर साल की तरह फिर से यहाँ पर आग लगी हुई है, और ये जो पृथ्वी का फेफड़ा है फिर से क्या हो रहा है, जल रहा है। यहाँ पर हर साल हजारों बार आग लगती है। जी मैंने सही बोला, यहाँ पे हर साल हजारों बार आग लगती है, और ये जो आग लगती है अधिकांशतः अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के माह में भयानक रूप धारण कर लेती है। और भयानक रूप इसलिए धारण कर लेती है कि कई बार हमको सुनने में आता है कि कई 100 किलोमीटर एरिया जो है कि साफ हो चुका है। कई 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया साफ होने का मतलब क्या है कि उसमें जो रहने वाले जीव हैं या वहां के जो पौधे हैं वो जलकर क्या हो चुके हैं, खाक हो चुके हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो वनों में आग लगने की घटना है उसको कोई भी सरकार बहुत गंभीरता से नहीं लेती, और कई बार सरकारों की छुपी हुई इच्छा ये भी होती है कि ठीक है वन क्षेत्र जल जाएंगे तो वनों को काटना नहीं पड़ेगा, हमें समतल भूमि मिल जाएगी। और जो ब्राजील के संदर्भ में कहा जाता है, ब्राजील तो क्या माना जाता है कि वहां पर जो उसकी भूमि
है उसमें कई प्रकार के संसाधन खनिज छुपे हुए हैं और उन्हीं खनिजों को निकालने के लिए इन वनों को काटना जरूरी है। तो अगर सरकार वनों को काटेगी तो क्या होगा, लोग कहेंगे कि यहां पर वनों की कटाई की जा रही है, यह पर्यावरण के नियमों की उल्लंघन हो रहा है। लेकिन अगर आग लग गई तो किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, किसी को कोई उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। ये सब चीजें भी यहां पर होती हैं। पिछले साल जो अमेजन वनों में आग लगी थी वह 88,000 से 90,000 बार लगी थी। जी आपने सही सुना कि एक साल के अंदर जो आग लगने की घटना है वह 88,000 से लेकर 90,000 बार तक होती है। अब इसी में क्या होता है, कोई एक ऐसी आग होगी जिसका दायरा बढ़ जाएगा, तब हमारे और आपके पास सूचना आती है, जैसे कि अभी आई हुई है। यहां जैसे जो पिछले साल जो आग लगी थी वह इतनी भयानक थी, थोड़ा सा उसको हम संक्षेप में समझें कि जो लास्ट ईयर जो आग लगी थी उस समय जो आग लगी थी उसका जो धुआं था अंतरिक्ष से देखा जा सकता था। इतना ज्यादा वहां पे आग का जो दायरा था बढ़ गया था और वनों के जलने की जो मात्रा थी वह इतनी ज्यादा थी कि आप सैटेलाइट इमेज से जो ली गई थी उसमें भी धुएं को जलता हुआ देखा जा रहा था। इसी का एक और एग्जाम्पल है कि जो लास्ट ईयर जो आग लगी थी तो यहां से जो धुआं उठ रहा था, यहां से 2000 किलोमीटर दूर साओ पोलो एक शहर है, और जो है कि आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आखिर ये कहां पे। तो जो साओ पोलो शहर है यहां पर यह इन अमेजन वनों से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर क्या हुआ था, धुएं की वजह से अंधेरा छा गया था। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर ये आग कितनी भयानक रही। और अभी तो हमने सिर्फ ये समझा ना कि वन जले हैं, हमने ये नहीं समझा कि कितने जीव जले। जैसे लास्ट ईयर जब आपने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के जो घास वाले क्षेत्र थे उसमें जब आग लगी थी तो आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उसमें 1.5 से 2 अरब, जी मैंने सही बोला, 1.5 से लेकर 2 अरब तक जो है कि जीव जलकर समाप्त हो गए थे। आप समझिए, एक तरफ हम प्रकृति को पूजने का प्रयास करते हैं और दूसरी तरफ जब इन वनों में आग लगती है तो कितनी बड़ी संख्या में जीव जो है कि हताहत होते हैं, उनकी जान चली जाती। इसलिए हमें प्रयास ये करना है कि जो वनों में आग लगने की घटना है इसको तुरंत से तुरंत रोका जा सके। 2018 की तुलना में 2019 में जो यहाँ पे आग लगी थी वह जो है कि 85% उसमें वृद्धि देखी गई थी। अर्थात अगर हम ये कहना चाहते हैं कि 2018 में जितनी आग लगी थी तो 2019 में वह आग का परसेंटेज क्या हो गया था, उससे 85% था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2020 में जो आग लगी है तो वह क्या है, 2019 की आग से 13% अधिक भयानक है, उसका दायरा बढ़ चुका है। अर्थात आसान शब्दों में अगर हम कहें तो यहाँ पे क्या है कि अगर 2018 में हम मान लेते हैं 100 बार आग लगी तो 2019 में 185 बार आग लगी और 2020 में इसमें 13% की और वृद्धि कर दीजिए, इतनी यहाँ पर आग लगी है। 2018 से पहले भी यहाँ पे आग लगने की घटनाएं होती थी, अभी भी हो रही हैं। अगर यहाँ पर एक डेटा आप देखें तो 2013 से सतत रूप से आग लगने की घटना में वृद्धि हो रही है। अर्थात पहले 20,000, 30,000, 40,000 और अब जो संख्या है वह लगभग 1 लाख बार जो है कि यहाँ पे आग लगने की घटना होती है। लेकिन कोई आग जो है कि जब बढ़ जाती है तभी हमारे सामने यह आ पाती है। इस समय अर्थात हाल के दिनों में जो अभी वहां पे आग लगी हुई है इसे इस दशक का सबसे भयानक आग बताया जा रहा है। मैंने 2019 का एग्जांपल दिया कि उसके धुएं को सैटेलाइट से के इमेज के माध्यम से देख सकते थे, सैटेलाइट से देख सकते थे और उसका जो असर था 2000 किलोमीटर दूर के शहरों पर देखा गया। लेकिन यह आग उससे भी ज्यादा भयानक है और इसको इसलिए भयानक बताया जा रहा है क्योंकि यह जो 2019 में लगी आग थी उससे भी ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में फैल रही है और इसको जो बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल पा रही। 2019 की आग को बुझाने के लिए ब्राजील ने जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा तो उसने क्या किया, सेना का यूज किया, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं आया है। कुल मिलाकर यहां पर जो आग लगने की घटनाएं हैं इस वजह से भी चिंताजनक हैं क्योंकि अभी इस साल के 9 ही माह गुजरे हैं और उसमें क्या हो चुका है, 2019 का रिकॉर्ड टूट चुका है, 2020 अपने आप में फिर से रिकॉर्ड बना रहा है और यह रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि इससे क्या हो रहा है, लाखों जीवों को, करोड़ों जीवों को क्षति हो रही है और बाकी प्रकृति की जितनी क्षति हो रही है उसकी कोई आर्थिक कीमत नहीं हो सकती।
सितंबर 2019 की तुलना में 2020 में लगी आग की घटनाएं 31% है। अर्थात लास्ट ईयर जो सितंबर माह में जितनी आग की घटनाएं लगी थी, इस साल के सितंबर में आग लगने की घटनाओं में 61% की वृद्धि देखी जा रही है। इसी कारण फिर से पूरा जो विश्व है ब्राजील की ओर देख रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ब्राजील के अंतर्गत ही लगभग इसका 60% एरिया आता है। यहाँ जो अमेरिका में आपको पता है राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, और उसके जो उम्मीदवार हैं एक जिनका नाम है जो बिडेन, उन्होंने ये कहा है कि यदि क्या करें, जो बिडेन ने कहा है कि अगर ब्राजील इन वनों में आग लगने की घटना को गंभीरता से ले रहा है, तो अगर वह क्या करे कि अपने यहाँ पे जो वनों की कटाई है उसको रोक दे और इन वनों में लगने की आग की घटना का कोई समुचित समाधान करे, तो हम उसको $20 बिलियन की सहायता देंगे। ये भी उन्होंने कहा कि यदि जो है कि ब्राजील अपने वनों की कटाई नहीं रोकता है तो उस पर हम आर्थिक प्रतिबंध भी लगाएंगे। आर्थिक प्रतिबंध इसलिए लगाएंगे क्योंकि यह जो ब्राजील के द्वारा किया जा रहा कार्य है यह प्रकृति के अगेंस्ट में है, ऐसा कहना है जो बिडेन का। लेकिन फिर काउंटर में भी पूछा जाएगा कि अमेरिका या जो आज देश विकसित हैं वह इन वनों को काटकर ही विकसित हुए हैं। खैर यह अलग मुद्दा है, लेकिन यह चीजें सामने आई हैं। यहाँ पर एक चीज समझिए कि दरअसल यहाँ पर जो वनों की कटाई है इसके वजह से आग लगने की घटनाओं को वृद्धि होती है, उसमें तीव्रता आती है। इसी के कारण हर कोई यहाँ पे वनों की कटाई के अगेंस्ट में है। यहाँ के जंगलों में अब जो आग जो इस साल फैली है इसमें एक नया ट्रेंड देखा गया है कि अब यह आग जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड्स होते हैं, जो नमी वाले क्षेत्र हैं, वेटलैंड्स जिसको आर्द्र भूमि हम जानते हैं, वो उनको भी क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। पहले अर्थात पेड़ जलते थे, अब आर्द्र भूमि भी जल रहे हैं, अर्थात जंगल से बाहर की ओर भी अब इनका विस्तार हो रहा है, इसलिए यह ज़्यादा घातक है। सामान्यतः यहाँ के जो वन होते हैं उनमें नमी रहती है, लेकिन सितंबर, अक्टूबर और अगस्त के माह में, अर्थात अगस्त से लेकर अक्टूबर के माह में यहाँ की पत्तियों में थोड़ा सा शुष्कता आती है, सापेक्षिक रूप से हम देखते हैं। और इस कारण जब इनकी शुष्कता आती है तो इस समय कोई भी एक छोटी सी चिंगारी क्या होती है, भयानक रूप धारण कर लेती है। इसके अब ये चिंगारी कैसे लगेगी? ये चिंगारी ऐसे लग सकती है कि आप घूमने गए, आपको लगा कि हमको सिगरेट पीना चाहिए, आपने पी लिया, आपने सिगरेट फेंक दिया, माचिस की तीली फेंक दी, किसी भी तरह से हो सकता है। आप जब जंगलों में जाते हैं आपको लगता कोई नहीं देख रहा, आपने क्या किया, अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चलाया और जो टायर की रगड़ होती है उससे भी आग लग जाती है। मतलब आग लगने की कई घटना है, लेकिन उसमें से मेन घटना जो है वह मानवीय हस्तक्षेप है। बिजली गिरने से आग लगने की घटनाएं होती हैं, साथ ही साथ पर्यटन की वजह से आग की घटनाएं होती हैं, खेती बागवानी के लिए जो गतिविधियां की जाती हैं, अर्थात पेड़ों को काटा जाता है, जलाया जाता है, उसके वजह से आग की घटनाएं होती हैं। जो कैंप फायर लगते हैं, आपको पता है कि जंगलों में जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैंप लगाए जाते हैं, तो उसमें जो आग लगती है उनके वजह से होता है। गाड़ियों के धुएं से आग लग जाती है, साथ ही साथ जो टायर के घर्षण से आग लग जाती है। यहाँ पे जो पशुपालक समुदाय हैं वह चारा के मैदान को विकसित करने के लिए पुरानी घास के मैदानों में आग लगा देते हैं, इसके वजह से हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे अनेक ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से यहाँ पे आग लगने की घटनाएं होती है। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि जो बिजली गिरने की घटना है वह इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जितनी रिपोर्ट आई हैं उसमें माना गया है कि जो मानवीय प्रभाव हैं वह ज़्यादा घातक हैं और इन्हीं पर हमें रोक लगाने की ज़रूरत है। आपको पता है कि जब भी क्या होते हैं, पत्तियाँ सड़ते हैं, अर्थात उनमें सड़न गलन की क्रिया होती है, तो उन्हें एक विशिष्ट प्रकार का अम्ल निकलता है। थोड़ा सा उस अम्ल का नाम मुझे बताइएगा, जब पत्तियां सड़ती हैं तब निकलता है। और ये जो अम्ल होते हैं ना, ये क्या होते हैं, गर्मी के समय में क्या होते हैं, पेट्रोल के रूप में लगभग कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस समय अगर थोड़ी सी भी कहीं चिंगारी मिलती है तो ये आग क्या होते हैं, फैल जाते हैं। आप कल्पना करिए कि इस पूरे क्षेत्र में क्या है, वन है और यहाँ पर पत्तियां गिरी हुई हैं, और इन पत्तियों में अगर क्या है आग लगती है तो ये एक जगह नहीं रुकेंगी, क्योंकि इनसे पत्तियों के सड़ने गलने से जो बना हुआ अम्ल है वह हर जगह है और पेट्रोल के रूप में यह फैलेगा। कई रिपोर्ट्स में यह भी जिक्र किया जाता है कि जो यहाँ के पशुपालक समुदाय हैं वह क्या करते हैं, जुलाई और अगस्त जैसे शुष्क मौसम का इंतजार करते हैं, और जैसे ही शुष्क मौसम आता है वह क्या करते हैं, इन वनों में आग लगा देते हैं, जिससे यहाँ पर वो घासों का विकास कर सके। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1960 के दशक से यहाँ पर खनन कार्यों में वृद्धि हुई है, सड़क का निर्माण तेजी से बढ़ा है, बिजली परियोजनाओं का निर्माण तेजी से हुआ क्योंकि नदियों का जाल
यहाँ पर विस्तृत रूप में पाया जाता है। और इन सभी वजहों से यहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है और इस वजह से यहाँ पर सापेक्षिक रूप से शुष्कता बढ़ी है। शुष्कता का मतलब ये है कि यहाँ पर पहले ये पूरा क्षेत्र था और इस पर यहाँ पर हजारों वन थे। जब हजारों वन थे तो उनके द्वारा जो नमी क्रिएट की जाती थी वायुमंडल में वह कुछ और थी, और जब यहाँ से आप काट कर यहाँ पर क्या करेंगे 100 वनों को रहने देंगे तो उनके द्वारा जो नमी क्रिएट की जाएगी वो सापेक्षिक रूप से कम होगी। तो जब शुष्कता बढ़ेगी तो शुष्कता का असर यहाँ की आग पर भी पड़ेगा और इस वजह से भी यहाँ पर आग की घटनाएं बढ़ी हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी कार्य आप देख पा रहे होंगे, ये जितने भी मानवीय कार्य हैं, इन सभी की वजह से यहाँ के वनों को क्षति हुई। अर्थात पहले हम वनों को काटते हैं और फिर वनों को काटने के दौरान या फिर काटने के बाद ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती हैं या ऐसी मानवीय चूकें होती हैं जिसकी वजह से क्या होती है, वनों में आग लगती है। अमेजन वनों को व्यापारिक कार्यों के लिए भी खोला जा रहा है और व्यापारिक जो कार्य के लिए जब इसको खोला जा रहा है तो इसके वजह से भी क्या होता है कि जो वनों में आग लगने की घटनाएं वो ज़्यादा होती हैं। आपको पता है कि व्यापारिक कार्यों में लाभ को जो है कि वरीयता दी जाती है, ना कि पर्यावरण को, और इस कारण यहाँ पे आग लगने और लगाने की जो समस्या है वो गंभीर रूप धारण कर लेती है। बहुत से समीक्षकों का मानना है कि अमेजन वन, कैलिफोर्निया के वनों में लगी आग की घटना, ऑस्ट्रेलिया के घास क्षेत्र में लगी आग की घटना, इनको अलग अलग हमें नहीं देखना चाहिए। दरअसल इन सब के पीछे एक प्रमुख कारण है और वह है ग्लोबल वार्मिंग। अर्थात लोग कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से शुष्कता बढ़ रही है, शुष्कता बढ़ने की वजह से आग लगने की जो संवेदनशीलता है वह बढ़ती जा रही है। कई समीक्षकों का मानना है कि इस समय जो इस आग का जो संबंध है वह वर्तमान सरकार की पर्यावरणीय संबंधी लापरवाही से भी है। अर्थात जो आग लगने की घटना है उसमें मानवीय चूक के साथ साथ सरकार की चूक को भी रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है। इस साल जो आग लगने की यहाँ प्रमुख घटना है वह अमेजन बेसिन के साथ साथ पूरे अन्य क्षेत्रों में फैल रही है। और यहाँ पर एक चीज और हुई है, वह यह है कि ये पूरा क्षेत्र पहले से अर्थात इस कुछ माह से क्या है, सूखे की चपेट में। सूखे की चपेट का होने का मतलब यह है कि यहाँ पर जितनी वर्षा होती थी उतनी वर्षा अभी नहीं हो रही। ना होने की वजह से क्या है कि जब आग लगती है तो सामान्यतः बारिश जैसे होती है वो आग जो है कि शांत हो जाती है या रुक जाती है। लेकिन सोचिए अगर इसी समय सूखे की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो आग का दायरा क्या होगा, बढ़ेगा ना कि कम होगा। खैर, हमने तो ये समझा कि अमेजन वनों में आग जो है कि लग क्यों रही। अब ये समझते हैं कि आखिर ये कितना चिंताजनक मुद्दा है। पहला ये है कि जब वनों में आग लगती है तो इससे क्या होता है, CO2 का जो अवशोषण होता है वो CO2 का अवशोषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। CO2 का अवशोषण जब कम हो जाएगा तो वायुमंडल में जितना CO2 जा रहा है वह क्या करेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करेगा। उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होगी और ग्लोबल वार्मिंग फिर से क्या करेगा, जो है कि शुष्कता को बढ़ाएगा और फिर से क्या होगी, आग लगेगी। अर्थात जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें CO2 का जो कंसंट्रेशन है, जो रेशियो है, जितना कम रहे उतना अच्छा है। और यह जब क्या होते हैं, जब पेड़ों को हम जलाते हैं या ये जल जाते हैं या इनको हम काटते हैं तो ये CO2 का अवशोषण नहीं कर पाते हैं और इसके वजह से क्या होता है कि CO2 की मात्रा जो है कि प्रकृति में बनी रहती है। साथ ही साथ जब पेड़ जलते हैं तो यह क्या करते हैं, इनसे फिर से क्या होता है, CO2 का उत्सर्जन होता है। अर्थात जब तक पेड़ है तो वो क्या कर रहे हैं, अवशोषण कर रहे हैं। अब जब पेड़ नहीं है तो अवशोषण भी नहीं होगा और जब जलेंगे तो उनसे भी क्या होगा, CO2 बाहर आएगा। तो ये दोहरी चुनौती होती है और इसके वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्रिएट होती है। इसके साथ ही साथ जैव विविधता की क्षति होती है। अभी हमारे पास जो है कि पुष्ट डेटा नहीं है कि हम बता सके कितने हजार जीवों की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो भयानक हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर उनको यूज नहीं किया। साथ ही साथ मैंने जैसा कि बताया ये ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं 20%, वो ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो रही है, पेड़ों में आग लगने की वजह से बाधित हो रही है। इसी के साथ साथ जो हमारा इकोसिस्टम होता है एक वन क्षेत्र का, वह इकोसिस्टम क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। और इसके वजह से जो जल चक्र है, जो ऑक्सीजन का चक्र है या जो पोषक तत्वों का चक्र है वो बाधित हो रहा है। पोषक तत्वों का चक्र का मतलब आपने देखा होगा कि मिट्टी में आखिर जो पोषक तत्व हैं वो पौधों में आते हैं, पौधों से वह जो है कि इंसानों तक पहुंचते हैं, वह चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी या जीवों के माध्यम से इंसानों तक पहुंचते हैं, अनेक तरीके। तो जो पोषक तत्व हैं
हैं उनकी जो प्रक्रिया है, जब पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी से पोषक तत्व इंसानों तो कैसे पहुंचेंगे। ठीक इसी तरह से ऑक्सीजन चक्र, क्योंकि ऑक्सीजन चक्र को मेंटेन करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो भी बाधित होती है। और इसके साथ साथ जल चक्र, जल चक्र का मतलब है कि इनके द्वारा बाष्पीकरण करना, फिर बादल वायुमंडल का निर्माण करना, बादल बनाना, वर्षा करवाना, फिर से उनको जो है कि वर्षा के रूप में, बाष्पीकरण के रूप में कन्वर्ट करना, ये भी प्रभावित होता है। इसकी वजह से जब वनों में आग लगती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और गैर मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वायुमंडल में पहुंचते हैं। वायुमंडल क्या होता है, प्रदूषित होता है। इसके वजह से यहां पर जो आग लगने की घटनाएं हैं, जैसा कि मैंने बताया, इससे क्या होता है, जीवों की जान भी चली जाती है, जो कि एक अमानवीय ट्रेंड की ओर हम बढ़ रहे हैं। अर्थात क्या होता है, जब भी आग लगने की घटना होती है हम तस्वीरें देखते हैं, लेकिन लगता है कि हमारे यहाँ का जीव नहीं है, इसलिए हमारी उस पर सिंपैथी नहीं होती। जबकि अगर हमें प्रकृति को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो जैसा हम अपने घर पर हम अपनी चीजों के लिए प्रयास करते हैं, पूरी पृथ्वी के लिए हमारी जिम्मेदारी ऐसी बननी चाहिए। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं मृदा क्षरण होता है। मृदा क्षरण का मतलब है कि जो मिट्टी है उसकी उत्पादकता कम होती है, ग्लोबल वार्मिंग की जो रेट है वह बढ़ती है, खाद्य असुरक्षा उत्पन्न होती है, कई प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। आप समझ पाए होंगे कि अमेजन वनों में लगी आग की घटना कितनी चिंताजनक है। अब आइए थोड़ा सा CACP की रिपोर्ट पर बात करते हैं। ये तो इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक टॉपिक अभी कुछ दिन पहले ही करवाया था, MSP और स्वामीनाथन आयोग। ये आप अगर नहीं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से चीजों को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हालांकि यहां पर भी चीजों को मैं समझा दे रहा हूं। आपको पता है कि 1966 और 67 में पहली बार गेहूं के संदर्भ में MSP अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस को क्या किया गया था, घोषित किया गया। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमने एक फसल के लिए कहा कि 1000 रुपए जो है कि 1000 रुपए पर 100 kg का हम अगर मूल्य रखते हैं, तो अगर हम कहें कि 100 kg का मूल्य रहेगा किसी भी खाद्यान्न की 1000 रुपए, तो इसका मतलब है कि आप जितना उत्पादन करते हैं आप उत्पादन कर लीजिए, सरकार खरीद लेगी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब वह मूल्य है कि जो भी किसान उत्पादन करता है उस मूल्य पर सरकार उसको खरीद सकती है। तो किया गया था, गेहूं से हमने प्रारंभ किया था 1966-67 में, और अब हम क्या करते हैं, इसमें 23 फसलों को कवर करते हैं। अगर गन्ना जो कि अलग है उसको मिला देंगे तो 24 फसलें हो जाएंगे। तो अब होता क्या है कि इसी MSP पर सरकार क्या करती है, किसानों से अनाज खरीदती है। यह अनाज PDS के लिए या आपात स्थिति में बफर स्टॉक बना के, अर्थात हमारे पास स्टॉक पहले से रहे, जिससे कोई अगर चुनौती आए तो हमारे पास खाद्यान्न असुरक्षा ना क्रिएट हो जाए, उसके लिए हम रखते हैं। PDS के लिए अर्थात जैसे जो कम मूल्य पर जो अनाज मिलता है आपने देखा, उसके लिए हम रखते हैं। और कई प्रकार की सरकारी योजनाएं जैसे मिड डे मील वगैरह है, उसके लिए हम इन खाद्यान्नों को सरकार खरीद कर रखती है, जिससे खाद्यान्न असुरक्षा उत्पन्न ना हो, लोगों को, गरीबों को कम कीमत पे अनाज मिल सके। और सरकार MSP पर ये जो खरीद करती है वह स्थानीय एजेंसियों के माध्यम से खरीद करती है, और इसको FCI के गोदामों पर और नेफेड के माध्यम से इसको संग्रहित करवाया जाता है, इसका भंडारण करवाया जाता है। अर्थात जो FCI है, जो नेफेड है, ये क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। अब इसमें एक चीज समझिए कि अगर MSP बढ़ा दिया जाए तो किसान क्या करेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। जैसे मान लेते हैं एक फसल है, उसका पहले MSP था 10 रुपए पर केजी, अब उसको कर दिया जाए 20 रुपए पर केजी। तो 20 रुपए पर केजी का मतलब क्या, सरकार 20 रुपए पे खरीद लेगी। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ता है तो किसानों को तो क्या होता है, फायदा होता है, लेकिन सरकार पर क्या होता है, कुछ बोझ बढ़ जाता है। हाल ही में क्या हुआ है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको हम CACP के नाम से जानते हैं, इसने कहा है कि वर्ष 2020-21 के जो खरीफ फसलों के विपणन सत्र के लिए एक रिपोर्ट इसने जारी किया है। अर्थात इसका मतलब है कि आने वाला जो खरीफ फसल का जो सीजन होगा, खरीफ फसल कौन सा होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फसलों का नाम भी आप बता सकते हैं। तो खरीफ फसल में, खरीफ की जो फसलें हैं उनकी खरीद के संदर्भ में इसने एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में इसने कहा है कि 2 अप्रैल 2020 तक केंद्र सरकार के भंडारों में, अर्थात जो उसने भंडारण कर रखा है, तो लगभग 73.85 मिलियन टन अनाज जो है वह भंडारित है, अर्थात अनाज रखा हुआ है।
इसमें से 49.15 मिलियन टन चावल बचा हुआ है और इसी के हिसाब से लगभग 24.7 मिलियन टन गेहूं बचा हुआ है। और यह कहा गया है कि जो यह बचा हुआ भंडार है यह हमारे कुल आवश्यक खर्च से 300% अधिक है। अर्थात जितना हमने भंडारण कर रखा है इसको हम जो है कि खर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया कि जब अगली बार सरकार से कहा जा रहा है रिपोर्ट के माध्यम से कि जब आप खरीफ फसलों को खरीदें तो याद रखें कि आपके पास पहले से इतना जो है कि चावल है, इतना गेहूं है जो कि काफी ज्यादा सरप्लस है, हमारे खर्चे से 300% अधिक है। अब देखिए सरकार को क्या मिलेगा, बहाना मिलेगा, और बहाना यह मिलेगा कि चूंकि हमारे पास अनाज ज्यादा है इसलिए हम खरीदेंगे कम। और आप देख ही रहे हैं किसान जो है कि क्या कर रहे हैं, एमएसपी से लेकर अन्य चीजों को जो है और या जो है कि एपीएमसी मंडी के कानूनों को लेकर क्या है पहले से ही गुस्सा है। तो आने वाले समय में किसानों को थोड़ा सा यहाँ पर सोच कर और समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है। खैर इसमें ये रिपोर्ट में बताया गया है कि खरीदारी करते समय भविष्य में सरकार को भंडारण की चुनौतियों को समझना होगा, क्योंकि हमारे पास भंडारण की सीमा कम है और हम अनाज अगर खरीदेंगे तो पहले से ही हमारे अनाज और गोदाम भरे पड़े हैं, हम उनको कहां रखेंगे। और कई बार आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी कि जो अनाज क्या होता है कहीं रखा हुआ रहता है और सड़ गल जाता है। रिपोर्ट में सरकार को सुझाव दिया गया है कि चावल का जो अधिशेष जो स्टॉक है इसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे पीडीएस के माध्यम से अधिक आवंटित कर दिया जाए। मान लेते हैं 35 केजी पर परिवार अगर दिया जा रहा है तो 50 केजी दे दिया जाए। ये जो है कि इस रिपोर्ट का कहना है, जिससे यह अनाज बर्बाद ना हो और सरकार जब अनाज खरीदे तो उसके लिए गोदाम अवेलेबल हो। यानी कहने का मतलब यह है कि वर्ष 2020 की 21 खरीफ फसल का उतना ही खरीदा जाना इस रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा रहा है जितना कि भंडारण हो सके। हालांकि कोई पहली रिपोर्ट नहीं है, पहले भी रिपोर्ट आती रही है। इसीलिए सरकार ने वर्ष 2019 में खुला बाजार बिक्री योजना, जिसको हम इंग्लिश में ओपन मार्केट सेल स्कीम के नाम से जानते हैं, OMSS के नाम से जानते हैं, तो यह जो आपका ओपन मार्केट सेल स्कीम है इसके तहत सरकार ने कहा था लास्ट ईयर कि हमारे पास जो भंडार है, जो हमारे पास अतिरिक्त स्टॉक है, इसकी हम ई नीलामी करेंगे और हम 5 मिलियन टन अनाज क्या करेंगे, बेच देंगे। लेकिन सरकार बेच नहीं पाई, केवल 10 लाख टन ही की ही बिक्री कर पाई। दरअसल सरकार के सामने एक चुनौती यह थी कि आखिर हम अधिक एक ही साथ अगर हम अनाज को क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे तो इससे क्या होगा, अनाज की कीमतों में भारी कमी आ जाएगी। पहले मान लेते हैं कि बाजार में किसी चीज की जो कीमत है वह 10 रुपए केजी है, और 10 रुपए केजी इस वजह से क्योंकि वहां पर कुछ आपूर्ति हो रही। सरकार कहेगी लो हम 2 रुपए केजी में इतना मार्केट में क्या करते हैं, चावल डाल देते हैं, तो क्या ये जो लोग 10 रुपए केजी में खरीद रहे थे अब खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, तो इसकी कीमत 4 से 5 रुपए हो जाएगी। अब जब 4 से 5 रुपए हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, जब किसान इनके पास बेचने जाएंगे तो उनको मूल्य नहीं मिल पाए। अर्थात चुनौतियां कई होती हैं, इसके वजह से यहां पर जो सरकार ने लक्ष्य रखा था बेचने का वो पूरा नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर सीएससीपी का कहना है कि अनाजों की खरीद करते समय हमें भंडारण को ध्यान रखना होगा और यह भी समझना होगा कि संसद ने हाल ही में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू और प्याज का आवश्यक वस्तुओं की सूची से इनको बाहर कर दिया है, जिससे आगामी समय में बाजार में इनकी उपलब्धता बढ़ेगी और सरकार को इसी के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। इसको और आसान शब्दों में कहूं तो इस सरकार ये रिपोर्ट्स का यह कहना है कि देखिए आप उतनी ही अनाज की खरीद करिएगा जिसके हिसाब से मार्केट जो है कि प्रभावित ना हो और आपके पास भंडारण बना रहे। क्योंकि इन्होंने कहा कि देखिए पहले हम क्या करते थे, जब ये वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थी तो जो व्यापारी थे वो ज्यादा नहीं खरीद पाते थे, स्टोर नहीं कर पाते थे, और उसके हिसाब से वो जो उनके पास जो भी थोड़ा बहुत स्टोर रखते थे बाद में उसको क्या करते थे, बाजार में बेचते थे। अब ये ज्यादा खरीद पाएंगे तो अपने हिसाब से क्या करेंगे, बाजार में बेचेंगे। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ये सरकार के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये थी सीएससीपी की रिपोर्ट, और उससे पहले हमने बात की अमेजन वनों पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।